हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बन गया होमवर्क। चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में देखा था मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, है ना। कुछ सवाल था एनसीईआरटी का, है ना। होमवर्क दिया था, बना लिए तो अच्छा है, नहीं बनाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन है, मस्ती कीजिए और क्या। देखिए क्या बोलता है एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी का पहला दिया था 3.5, है ना। सॉल्व नहीं करूंगा मैं, हल्का सा हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला बैठा देता हूँ क्या क्या दिया है। 3.5 में दिया है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी इतना। क्या टेम्परेचर होगा जिस पे रेजिस्टेंस इतना पाएगा, नहीं मतलब दे दिया है R1 कितना दे दिया है, R1 आपका दे दिया है कितना, तो 100 ओम, ठीक है। T1 कितना दे दिया है टेम्परेचर, तो वही रूम टेम्परेचर दिया है T1, इसी पे इतना रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। ये दिया है 27 डिग्री क्या सी, है ना। फिर R2 दे चुका है, कितना दे दिया है R2, 117 ओम, है ना। और वही हमको T2 निकालना है, किस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस होगा, नहीं तो क्या करना है T2 फाइंड करना है। और अल्फा दे दिया है क्या, अल्फा दे दिया है 1.70 इंटू 10 टू द पावर कितना -4 डिग्री पर सेल्सियस, ठीक है। बस कहाँ कुछ है, फॉर्मूला तो पता है हम लोग को, नहीं। अल्फा बराबर क्या होता है डेल्टा R अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। क्या निकालना है टेम्परेचर, तो डेल्टा टी को लिया इधर, तो डेल्टा टी बराबर क्या कहा जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा R अपॉन, है ना, R1 अल्फा, नहीं है। अब देखिए जाए क्या करना है, डेल्टा टी को क्या लिख देंगे हम, T2 माइनस कितना T1, और डेल्टा R को क्या कह देंगे R2 माइनस कितना R1 बट्टे, है ना, R1 इंटू क्या मिलेगा अल्फा। सब वैल्यू डाल देना है, ठीक है। T2 निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। R2 की जगह ये डाल देना है, R1 की जगह ये डाल देना है, R1 की जगह ये डाल देना है, अल्फा की जगह ये डाल देना है, और इसको पहले सॉल्व करके तब लास्ट में जो आएगा आंसर ना इतना, तब T1 को इधर कर देना है, तो वही हमारा T2 आ जाएगा, ठीक है। 3.6 क्या कहता है, 3.6 कहता है नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 cm, है ना, लंबाई इतना दे दिया है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी इतना। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, R दे दिया है, L दे दिया है, एरिया दे दिया है, नहीं R कितना दे दिया है, R आपका दे दिया है 15 मीटर, फिर लेंथ कितना दे दी, एरिया R नहीं दिया है, लेंथ है। रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया आपका 5 ओम, ठीक है। लेंथ कितना दे दिया है, तो 15 मीटर, फिर क्या एरिया दे दिया है 6.0 गुने 10 के पावर माइनस कितना 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बोल रहा है ना, रेजिस्टिविटी क्या, तो हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है रो एल बटे ए, नहीं तो रो बराबर क्या बोलेंगे, तो आर ए अपॉन कितना आ जाएगा एल। सब कुछ पता है, R पता है, ए पता है, एल पता है, पुट करके निकाल लेना है, क्या आएगा ओम मीटर, है ना। यूनिट क्या आएगा, हो जाएगा ओम, और ये मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है, बहुत ही आसान है, जो फॉर्मूला बताया हूँ उसको याद रखिए। नेक्स्ट है 3.7, कहता है सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ इतना ओम एट इतना। 3.7 में सब आसान है। R1 कितना दे दिया है, R1 दे दिया है 2.1 ओम, और टेम्परेचर T1 दे दिया है किस टेम्परेचर पे, तो 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ इतना एट इतना, है ना। फिर R2 कितना हो जाता है, R2 हो जाता है 2.7 ओम, किस टेम्परेचर पे, तो T2 दे दिया है
100 डिग्री सी पे डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा। बताइए अब इससे क्या हल्ला होगा? नहीं तो अल्फा बराबर क्या होता है? डेल्टा और अपन क्या होता है? R1 डेल्टा कितना होता है? T होता है। नहीं तो डेल्टा R का मतलब क्या बोलेंगे? R2 माइनस R1, ठीक है। फिर R1 इंटू डेल्टा T की जगह क्या बोलेंगे? T2 माइनस कितना हो जाएगा? T1 हो गया। R2 पता, R1 पता है ना, फिर R1 पता, T2 पता, घटा दीजिएगा जो आएगा वही आंसर आएगा। क्या? डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ अल्फा का है, ठीक है। बस हो गया, सॉल्व कर लेना, अपना गुना भाग कर लेना। 3.8 क्या बोलता है? 3.8 ये भी आसान है थोड़ा सा। ये 3.8 क्या कहता है? कहता है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू इतना वोल्ट सप्लाई, है ना। एक एलिमेंट है, कोई डिवाइस है जिसको कनेक्ट कर इतना वोल्ट से, है ना। मतलब भी पता है, भी दे दिया कितना? 320 वोल्ट, 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट दे दिया है। फिर कहता है ड्रॉ इनिशियल करंट इतना, शुरू में इतना करंट दे दिया है ना। I1 कितना दे दिया है? I1 दे दिया है 3.2 वोल्ट दे दिया है। कितना? which settles after a few seconds to steady value इतना। I2 दे दिया है, कितना दे दिया है? I2 2.8 एम्पियर, है ना। कहता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, मतलब ये जो करंट हुआ ना उस समय का टेम्परेचर क्या होगा? नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमको R2 निकालना पड़ेगा, तो उसको हम कह देंगे T2, वही निकालना है, T2 निकालना है। टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज इतना, है ना। रूम टेम्परेचर इतना, नहीं मतलब ये इनिशियल जो टेम्परेचर दिया है ना T1, वो कितना दे दिया है? 27 डिग्री सी, है ना। इसका मतलब हमको T2 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। अल्फा दे दिया है, कितना दे दिया? अल्फा 1.70 गुणे 10 के पावर कितना दे दिया है? -4 दे दिया है। नहीं चल, अब फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या जानते हैं, है ना। तो अल्फा बराबर क्या होता है? डेल्टा R अपॉन R1 इंटू कितना? डेल्टा T, है ना। क्या निकालना? T2 निकालना, टेम्परेचर, स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर निकालना है। तो डेल्टा T जो होगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा R अपॉन अल्फा, कितना हो जाएगा? R1, है ना। चलिए इसको हम क्या लिख देंगे? T2 माइनस क्या लिख देंगे? T1 दे दिया है, रूम टेम्परेचर भी बोला इनिशियल। और इसके जगह क्या बोलेंगे? R2 माइनस कितना हो जाएगा? R1 बट्टे, है ना, अल्फा बोल देना है, इंटू कितना बोल देना है? R1। अब कहिएगा यहाँ पर R1 R2 कहाँ से आएगा? नहीं तो R1 R2 यहाँ से लिखा लेते हैं। इससे क्या मिलेगा? हमारा R1 निकल जाएगा, क्या होता है? V इक्वल टू कितना होता है? IR। तो R बराबर क्या बोलेंगे? V बटे I, ऐसा बोल देंगे। तो R1 निकालेंगे तो V बटे कितना खा देना है? I1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा V कितना है? 230 वोल्ट बटे I1 कितना है? 3.2 है, 3.2। यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा R1। क्या निकल जाएगा? R1। R2 कैसे निकालना है? कुछ सेकंड बाद सेटल कर दिया करंट इतना, तो बोल देंगे V अपन वोल्टेज तो वही है ना। तो कितना हो जाएगा? I2 कह देंगे, है ना। तो कितना ही है? 230 वोल्ट अपॉन कितना? 2.8। यहाँ से जो आएगा हमारा वो R2 निकल जाएगा। R2 R1 निकाल के यहाँ डाल देना है। T1 पता ही है इतना, T2 निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद T1 को इधर दे देना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका NCERT का सवाल, कुछ जान नहीं है इसमें, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, इसको हो गया ना। चलिए मिटा दें। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का बहुत ही आसान टॉपिक है, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बहुत अच्छा से पढ़ा है। क्लास 10th का ज़बरदस्त VVI था, है ना। लेकिन यहाँ पर उतना VVI नहीं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब इसमें, ठीक है, इस चैप्टर में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो क्या है वो टॉपिक? ओम्स लॉ, ओम का नियम। डालिए हेडिंग ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है देखिए, समझिए वो चीज। इस संसार में कोई भी चीज फ्लो करता है नेचुरली ना, वो हमेशा कैसे फ्लो करता है? हाई से लो की तरफ। नहीं बताया था, है ना,
जैसे चार्ज का फ्लो होता है कहाँ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू क्या होता है, लोअर पोटेंशियल, है ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। या मान लेते हीट का फ्लो करता है, नहीं हीट का फ्लो बोला था, हीट का फ्लो कहाँ करता है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, नहीं। जैसे मान लेते हैं क्या, कुछ इस तरह का है, ये वो बॉडी है, ये एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर अभी है मान लेते हैं कितना 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसको मैंने क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना, एक वायर से कनेक्ट कर दिया इस सब्सटेंस से, जिसका टेम्परेचर कितना है मान लेते हैं कितना 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, हायर टेम्परेचर बॉडी है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, नहीं। अब कहेंगे बताइए यहाँ पर, है ना, ये क्या है, इसका हाई टेम्परेचर है HT, ये क्या है लो टेम्परेचर LT, है ना। तो बताइए हीट का फ्लो किधर करेगा, हाई से लो की तरफ, नहीं। मतलब हीट जो फ्लो करेगा कुछ इस तरह से फ्लो करेगा हीट का, है ना। कितना का डिफरेंस है हीट में, बताइए। डेल्टा H का बात करेंगे हीट का फ्लो, है ना, कितना का डिफरेंस है बोलिए तो, कितना कहेंगे, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना बोलेंगे, डेल्टा T का बात कर दीजिए, है ना, या इसी को हीट कहते हैं हम लोग, है ना, डेल्टा T, वो कितना डिफरेंस है, 20 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया 16 डिग्री C, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर कोई दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर बोल दिया कितना 80 डिग्री C, है ना। और यहाँ पर वही बॉडी है जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसका कितना है 10 डिग्री क्या है C है, या बोल दीजिए कुछ इस तरह से 4 डिग्री C कह दीजिए, है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या है, ये क्या है हायर टेम्परेचर बॉडी, ये क्या है लोअर टेम्परेचर बॉडी, है ना। देखिए ना बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पर हीट का फ्लो कहाँ करेगा, हायर से लोअर, है ना। तो डेल्टा T का वैल्यू कितना कहेंगे, कितना टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बोलिए, कितना डिफरेंस है ना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो गया 80 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 80 में से 4 गया तो 76 डिग्री C हो गया, नहीं। अब बताइए कहेंगे कहाँ पर हीट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, कहाँ पर कम कर रहा है, नहीं। तो जहाँ पर है ना टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर ज़्यादा हीट फ्लो करता है, और जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम है वहाँ पर कम हीट फ्लो करेगा, नहीं। तो कहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ पर 76 डिग्री C है टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बॉडी के बीच में, है ना। और यहाँ पर क्या है, कितना है 16 डिग्री C है दोनों बॉडी के बीच में। तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर मोर हीट फ्लो करेगा, ज़्यादा हीट। यहाँ पर हीट लो फ्लो करेगा, लो हीट फ्लो कम करेगा, नहीं। तो जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस या जो भी चीज़ का डिफरेंस कम होता है वहाँ पर कम हीट फ्लो करेगा, है ना। और जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो वहाँ पर ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, नहीं। चलिए अब जरा समझिए क्या करना। देखिए इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं मैंने एक कंडक्टर, सेम इसी प्रकार एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का ये इंड का जो पोटेंशियल है ये है आपका कितना, मान लेते हैं कितना 10 वोल्ट, और इस इंड का पोटेंशियल जो है वो कितना मान लेते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल कौन है, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, है ना HP, और ये लोअर पोटेंशियल क्या है ये LP, है ना। तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से दिखाइए, या करंट में हम किससे दिखाते हैं, सिर्फ V से। V का भी मतलब होता है दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा उल्टा नहीं चलता है, ठीक है। तो V को क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। यही कंडक्टर है ना, सेम वही कंडक्टर है। मैंने यहाँ का पोटेंशियल दे दिया कितना 40 वोल्ट, और यहाँ का कितना दे दिया मैंने, यहाँ पर दे दिया 2 वोल्ट, है ना। तो ये क्या है HP है, ये क्या है LP है, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहेंगे बोलिए, कितना कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40 में से 2 गया कितना हो जाएगा 38 वोल्ट, है ना। अब जरा बताइए क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है, कम है 8 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है ना। तो अब इसलिए बात है यहाँ पर जो होगा करंट जो फ्लो करेगा कहाँ ज़्यादा फ्लो करेगा, तो जहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, मतलब एगो कम है एगो ज़्यादा है, जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा फ्लो करता है करंट का, नहीं। जैसे पानी का फ्लो देखें, पानी का फ्लो कहाँ ज़्यादा होता है, नहीं। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से जमीन है, देखिए ये सतह है, सरफेस है, ऐसा सरफेस है, इस तरह का सरफेस है, ऐसा नहीं, कुछ इस तरह से मान लेते हैं वो सरफेस है, इस तरह का है, नहीं। तो ये क्या है ऊंचाई पर है थोड़ा सा, कुछ इस तरह से।
तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हाइट क्या है, देखिए जैसे मतलब पानी फ्लो करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा हाइट है, कम है, कम है, कम है, तो यहाँ पानी कैसे फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से फ्लो करेगा नहीं, मतलब कम रफ्तार पानी ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हाइट ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ पानी फ्लो करता है, तो यहाँ पानी इस तरह से फ्लो करेगा, आराम से करेगा। लेकिन कहीं पे इस तरह से है, ये ऊंचाई है, सीधा गड्ढा हो गया, इस तरह से ढुलकान जाता है यहाँ पे नहीं, तो पानी क्या होगा पता है, यहाँ पे पानी क्या होगा, अचानक ही स्पीड में पानी बहाएगा नहीं, मतलब पानी का जब फ्लो होगा ना वो फास्ट में होगा, है ना। उसी प्रकार क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट क्या है, कम है ना। यहाँ पर हाइट कितना था, देखिए यहाँ पर हाइट कितना था, इतना ही हाइट का डिफरेंस था, है ना। यहाँ पर इतना ही हाइट का डिफरेंस था, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ये इतना पर है, क्या है, इतना हाइट का डिफरेंस इतना है नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जहाँ पर हाइट ज़्यादा होता है और पानी का फ्लो भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है उसी प्रकार करंट भी ज़्यादा फ्लो करता है नहीं, तो यहाँ पर मोर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर लेस करंट फ्लो करेगा नहीं। कहने का मतलब करंट किस पर डिपेंड कर गया, देखिए करंट किस पे डिपेंड कर गया, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है नहीं। कहने का मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, यहाँ पर कम था तो कम करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लो करेगा नहीं, है बस यही बात याद, यही है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या है, यही है, कहता है जब किसी कंडक्टर को, है ना, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा ना वह पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा नहीं, है ना। कैसे, डायरेक्टली, है ना, जिस अनुपात में वोल्टेज चेंज करेंगे उसी तरह से क्या होता है, करंट भी चेंज करेगा, ठीक है। किस तरह से, तो देखिए जरा ध्यान दिए, जैसे यही एक कंडक्टर है ना, समझिए इसको क्या है, कुछ नहीं हो मतलब, है ना। ये तो समझ गया, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जहाँ पर कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर कम करंट फ्लो करेगा। जैसे यही मेरा कंडक्टर है, मैंने क्या किया, इसको 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया नहीं, तो क्या होगा, करंट कुछ फ्लो करेगा, मान लेते हैं कितना, 4 एम्पियर, 2 वोल्ट की बैटरी से मान लिया 4 एम्पियर करंट दिया, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, 4 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, तो क्या करंट उतना ही रहेगा, नहीं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 कर दिया, है ना, दोगुना से बढ़ा दिया तो ये भी 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा, इसमें 8 एम्पियर करंट जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगा, है ना। जैसे बोल देते हैं क्या, जैसे यहाँ पे क्या बोला, क्या बोल दिया, 4 बोला 8 बोल देते हैं, फिर दुगुना कर दिया तो ये 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं दुगुना, तो करंट भी दुगुना बढ़ जा रहा है नहीं, इसको चौगुना करेंगे तो ये भी चौगुना हो रहा है नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, डायरेक्टली कब होगा, जिस रेशियो में इसको बढ़ाते हैं उस रेशियो में कब होगा पता है, कब फ्लो करेगा, जब कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करे, है ना। कहने का मतलब ये हो गया, यदि मतलब कब ऐसा डायरेक्टली फ्लो करेगा, ये तो हम जानते हैं, है ना, करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ये तो होगा, हमेशा होगा, ठीक है, इस तो होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो दिक्कत होती है सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ाने पर घट भी जाता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर में क्या है ना, कंडक्टर में क्या होगा यहाँ पे, है ना, ओम्स लॉ का बात कर रहे हैं हम, है ना। यदि वोल्टेज बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन डायरेक्टली रूप से जिस रेशियो में इसको बढ़ाएंगे वोल्टेज को, उसी रेशियो में इसको यदि बढ़ना है ना, तब पता है क्या करना पड़ता है, ये कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए नहीं, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी रूम टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सी पे है, तो टेम्परेचर वही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, तब कांस्टेंट नहीं आएगा आपका, है ना। जिस रेशियो में ये बढ़ता है उस रेशियो में करंट नहीं तब हो पाएगा, ठीक है ना। कब ऐसा होना है, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, और रेजिस्टेंस हो तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा तब, है ना, और रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो फिर ये दोनों अलग अलग आ जाएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है ओम्स लॉ में क्या है, कंडीशन है, शर्त ये लगा हुआ है ना। ओम्स लॉ में ये शर्त लगा हुआ है, जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट कब फ्लो करेगा, जब कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन का मतलब कंडक्टर का ना तो लेंथ बढ़ना है, ना एरिया बढ़ना है, ना टेम्परेचर बढ़ना है, ना प्रेशर बढ़ना है, ना स्ट्रेन स्ट्रेस कुछ भी नहीं बढ़ना है, ठीक है। जैसे मार्कर है ना, ये
तो यहाँ पर ना टेम्परेचर बढ़ाना, कुछ भी नहीं बढ़ाना है ना। यदि ये न्यूट्रल है, मतलब अथी है, क्या होता है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसका कोई ना लेंथ बढ़ रहा है ना एरिया बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ रहा है, तब जाके हम यदि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यदि लगाएंगे ना 2 वोल्ट का, तो जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो याद रखिए यही है ओम्स लॉ, कुछ नहीं, ठीक है। ओम्स लॉ यही कहता है यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर, अब आगे होंगे लेंथ पे, यदि किसी बॉडी का फिजिकल कंडीशन में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी, लेंथ, एरिया सब आ जाता है, ठीक है ना। यदि किसी बॉडी का ये फिजिकल कंडीशन हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, तो जिस रेशियो में इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे ना उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, करंट भी इंक्रीज करेगा, है ना, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इस वोल्टेज को दुगुना करेंगे तो करंट भी दुगुना, इसको 8 गुना तो ये भी 8 गुना, नहीं, इसलिए, है ना। तो कब होगा, जब फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर सब बढ़ा देंगे, उल्टा पुल्टा चीज़ सब होगा, तो जरूरी नहीं है जो डायरेक्टली आएगा, नहीं, है ना। ये बढ़ाएंगे तो हो सकता है कुछ दुगुना नहीं, दुगुना करेंगे तो ये दुगुना नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, नहीं। तो ओम्स लॉ यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको जरा, ओम्स लॉ क्या है। तो कुछ नहीं, ओम्स लॉ समझ गए होंगे ना, या तो याद हो गया होगा, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, करंट बढ़ेगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, लेंथ, एरिया सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे शुरू में था वैसे ही रहना, इसको बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है यहाँ का, है ना, तब जाके ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। यदि आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर सब तो रेजिस्टेंस सब बदल जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कुछ और मिल जाएगा, नहीं, इसलिए। तो लिखिए इसको जरा बढ़िया से, करना है, इफ फिजिकल कंडीशन ब्रैकेट में लिख लीजिए, लाइक टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा स्ट्रेन ह्यूमिडिटी ETC, लेंथ, एरिया सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। ए फिजिकल कंडीशन ये है ना, रिमेंस फिजिकल कंडीशन लाइक ये ऑफ कंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट बोलिए, सेम बोलिए, कमेंट कांस्टेंट, देन current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of conductor, बस हो गया, और कहाँ कुछ है ना, कुछ नहीं कहता है करंट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन सब सेम रहना चाहिए, है ना। यदि सेम नहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा पता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, बदल जाता है, नहीं, रेजिस्टेंस बदलेगा तो भी कुछ देंगे तो करंट कुछ और आ जाएगा, नहीं, मतलब रेजिस्टेंस क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए मतलब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए फिजिकल कंडीशन सब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, नहीं तो ओम्स लॉ नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ तब ये कहलाएगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब, है ना। चलिए तो क्या कहेंगे, दैट इज आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, V का, या और V जो कहेंगे V, है ना, वो मैथमेटिकली हम क्या लेते हैं, V बराबर क्या बोलते हैं, V इक्वल टू क्या बोलते हैं, I कहते हैं, ठीक है।
V इक्वल टू आई, इस तरह से बोल देंगे, या है ना V इक्वल टू क्या कहा जाएगा बताइए, यही है ओम्स लॉ है ना। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन को हटाएंगे, प्रोबेबिलिटी साइन को हटाएंगे, क्या कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं I इंटू आर, या V बराबर कितना कहेंगे आई आर, है ना। इसको सीधा कर लेते हैं, आई आर करने में नहीं बनता है आर आई, आई आर हम लोग रटे हैं 10 में से, तो V इक्वल टू क्या बोलेंगे आई आर, है ना। तो याद रखिए यही हमारा क्या है ओम्स लॉ, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, है ना। मतलब यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे का, ठीक है। इस साइन को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है, नहीं, जिसको मैंने क्या बोल दिया आर, है ना, या उसी को बोल देते हैं V इक्वल टू कितना आर आई, आई आर, नहीं, यही हमारा क्या है ओम्स लॉ, पढ़े थे 10th क्लास में, ठीक है। जहाँ पर आर क्या है तो लिख लीजिए इधर, मिटा दें। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे हियर आर को जो बोला जाता है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, या इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। छापिए, इसे छापिए, इसके बाद ये लिख लीजिए, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ भी किया जाएगा, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, आपको याद होगा क्लास 10th में आपने किया होगा, प्रैक्टिकल भी कर किया होगा शायद, नहीं, क्या किया था, जैसे कोई कंडक्टर था, नहीं कोई बल्ब था, आपने जोड़ दिया था वोल्टेज को, कभी 1 वोल्ट का बैटरी लगाते थे, कभी 2 वोल्ट का लगाते थे, करंट मेजर करते थे, नहीं, पहले 1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 1 वोल्ट का, है ना, या मान लेते हैं पहले 2 वोल्ट का बैटरी लगाया था तो करंट कितना फ्लो किया था 4 वोल्ट, नहीं, फिर क्या किया, है ना, देखते इस तरह से टेबल होना है, इस तरह से नहीं, है ना, क्या किया था, यहाँ पर वोल्टेज बोल दिया था, करंट बोल दिया था, है ना। जब वो 2 वोल्ट था, जब 2 वोल्ट था तो करंट कितना मिला 4 वोल्ट, है ना। फिर क्या किया हमने, इसको हटा करके 4 वोल्ट लगा दिया, है ना, तो जिस, है ना, तो करंट जो मेजर किया था, आमीटर लगा के मेजर किया था आपने, तो कितना मिलेगा ये 8 वोल्ट मिलेगा। तो जब 4 वोल्ट था वोल्टेज तो करंट क्या मिला 8 एम्पियर, वोल्टेज नहीं एम्पियर, है ना, ये वोल्ट। जब क्या किया हमने, इसको 3-4 वोल्ट लेके किया था 5 को, फिर यहाँ जब हमने क्या किया 8 वोल्ट कर दिया तो करंट हमने मेजर किया था आमीटर से, तो कितना मिला था, लैब में किए होंगे क्लास 10th में, ठीक है ना, आमीटर लगा दिया जाता है यहाँ पर, आमीटर अथवा मेजर होता है यहाँ पर करंट, है ना। तो 8 वोल्ट कर दिया था तो करंट कितना मिल गया था 16 एम्पियर, है ना, तो 8 वोल्ट पे क्या मिल गया 16 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से तब आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, ग्राफ किसमें, V और I में, नहीं, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। किस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये I था, ये V था, ठीक है, तो क्या है 2 4 वोल्टेज 2, है ना, करंट 4, कुछ इस तरह से बात करेंगे। यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ पर कितना 4 एम्पियर, ठीक है, दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर कट करता था, आप 10वां जो किया वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने बात किया था 4 और 8, तो 4 कहीं यहाँ पर होगा 4 वोल्ट, 8 कहीं यहाँ पर होगा 8 वोल्ट, है ना। इस दोनों को मिलाइए कहाँ पर मिल रहा है, कुछ इस तरह से, है ना। फिर बात किया था यहाँ पे 8 वोल्ट और करंट कितना आया था हमारा 16, नहीं, कुछ इस तरह से आया था यहाँ पर, देखिए इस तरह से मिला था हमारा 16 एम्पियर और ये 8 वोल्ट। अब देखिए तीनों को मिला दीजिए स्केल से, तीनों को, है ना, तीनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, नहीं, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, नहीं, BI ग्राफ जो होता है या IV ग्राफ वो कैसा होता है, लीनियर होता है। क्लास 10th में आप लोगों ने किया होगा, नहीं। चलिए तो समझ गया ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, उसका ग्राफ जो होता है वोल्टेज करंट के बीच में क्या होता है, लीनियर होता है ना। मतलब जिस रेशियो में करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, उस रेशियो में करंटो बढ़ता है, नहीं। तो यदि डायरेक्टली यदि कोई चीज़ होता है तो हम जानते हैं ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं, है ना, ये चीज़ तो जानता है ग्राफ के बारे में, है ना। डायरेक्टली यदि वैरी करेगा तो कांस्टेंट होता है, ठीक है।
चलिए, तो जब हम बात करेंगे इसका जो ग्राफ का जो बात किया जाए, ग्राफ का जैसे यही है हमारा, मान लेते हैं करंट आई है, वोल्टेज भी है, नहीं तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से, है ना, ये ओम्स लॉ का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, पी आई ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ कहीं भी ऐसा दिखाई दे ना तो समझ जाएगा ओम्स लॉ, है ना। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, लेकिन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन टाइप। चलिए जरा इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप देखते हैं। स्लोप निकाल के इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वी आई ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे, वी आई ग्राफ। तो इसका स्लोप जरा निकालते क्या होगा, स्लोप जो होगा इसका स्लोप एम, वह स्लोप कितना होता है, टेन थीटा होता है, नहीं। और वो स्लोप कैसे निकलता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बोल लेते हैं, मान लेते हैं कितना एंगल, थीटा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर दीजिए, हल्का ये गिरा दीजिए, है ना। तो थीटा के सामने के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस में क्या है, वोल्टेज, तो बोल देंगे वोल्टेज, है ना। तो टेन थीटा पी बटे बी होता है, नहीं। अब बेस क्या है यहाँ पर, ये क्या है, करंट है, तो आई हो गया। और पता है V बराबर कितना होता है, आई आर। तो V बटे आई को क्या बोलेंगे हम, आर कह देंगे। क्या कह देंगे इसको, आर कह देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, V बाई आर। तो V बाई आर मिल गया ना, मतलब स्लोप निकाला मैंने इस ग्राफ का, तो क्या मिला यहाँ पे V बाई आई। अब उसको क्या बोलते हैं, क्या आता है हमारा, आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, नहीं, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया पता है ना, क्या हो गया, कहेंगे नीचे में लिख देना है स्लोप ऑफ, है ना, वी आई ग्राफ गिव्स क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो कहीं पे रेजिस्टेंस चेक करना है, मतलब क्या, वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे, तो वी आई ग्राफ का स्लोप ही क्या देता है मेरे को, रेजिस्टेंस देता है, नहीं। चलिए बना दीजिए इसको मिटा देना। याद रखना है वी आई ग्राफ का स्लोप ही क्या देगा, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये हो गया, यदि स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, है ना। और स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, नहीं। मतलब रेजिस्टेंस जो है क्या है, स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं। मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि स्लोप को ही तो रेजिस्टेंस कहते हैं वी आई ग्राफ में। किसमें, वी आई ग्राफ में, है ना। याद रखिएगा, है ना। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, कहीं पे रेजिस्टेंस देखना है तो स्लोप देख लेंगे, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा बोल देंगे, बस, है ना। चलिए यदि ऐसा हो, यहाँ भी है यहाँ आई है, नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए यदि यहाँ पर भी है और यहाँ पर आई हो गया, तो क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए यही हमारा ग्राफ है, वी आई ग्राफ, है ना, ओम्स लॉ। चलिए यहाँ पर स्लोप जरा निकालते हैं, क्या होगा स्लोप, देखिए तो स्लोप निकाले तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, नहीं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाई एक्सिस टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो स्लोप का बात किया जाए, स्लोप मतलब एम मतलब टेन थीटा, है ना, क्या होता है, थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये क्या होगा हमारा आई, और ये कितना हो जाएगा बोलिए, भी होगा। ध्यान देना यहाँ पर, है ना, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है दोनों में। ठीक है, कब लड़का आर बोल देता है, कब आर बोल देता है, मतलब कब आर बोलना है, कब क्या बोलना है, ध्यान देना है। यदि भी यहाँ हो, आई यहाँ हो, तब जो इसका स्लोप होता है ना, तब हमको रेजिस्टेंस देगा, नहीं। लेकिन इस केस में देखिए क्या होने वाला है, इस केस में ज़रा ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं करना। एग्जाम में जब पूछता है कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों में। ठीक है, भी है यहाँ की आई है यहाँ, है ना। तो याद रखना, ऊपर भी यहाँ आई है, तो इसका स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। यदि यहाँ आई है यहाँ भी है, तब क्या होगा, वेट कीजिए। ठीक है, बताइए क्या मिलेगा, स्लोप टेन थीटा, इस केस में क्या मिलेगा, इतना बट्टे इतना, मतलब ये क्या है हमारा वाई में आई है, तो आई बट्टे ये क्या है, भी है, तो भी। बताइए आई बाई भी को क्या कहते हैं, बोलिए क्या होता है, भी बट्टे भी बराबर क्या होता है, आई आर, है ना। तो यहाँ से आई बटे भी है ना, तो आई बटे भी को लिखिए, तो इसको नीचे कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो हो जाएगा वन बटे आर हो जाएगा ना। हाँ, यही बात है ना, वन बटे आर। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कीजिए, देखिए भी है ना, तो भी बटे कितना बोल दीजिए, आर। ये क्या मिलेगा हमारा, आई। लेकिन आई बाई भी चाहिए, आई बाई भी, तो भी के नीचे उतार दीजिए, तो
कैसा मिलेगा 1/r बराबर क्या मिलेगा I/v। जा I/v क्या निकल गया पता है, ये क्या निकल गया, ये निकल गया 1/r निकल गया। और पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको जी कहा जाता है। नहीं, ये क्या हमारा कंडक्टेंस है, क्या ये कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कंडक्टेंस। तो क्या कहना है बताइए, देखिए क्या कहना है ना। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटता है, उल्टा होता है ना। यदि रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, ये बात होता है, ठीक है। तो क्या रखना है, यदि भी ऊपर है I यहाँ है तो इसका स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देता है। यदि I यहाँ है भी यहाँ है तो इसका स्लोप क्या देगा मेरे को, कंडक्टेंस देगा। याद रखिए बात को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए ये देखिए कहना है स्लोप ऑफ IV ग्राफ है ना, I ऊपर भी यहाँ IV ग्राफ गिव्स द कंडक्टेंस। सवाल सब इस पर कैसे बनता है इसको बताऊंगा, ठीक है ना। पूछा जाता है नीट एम्स जेईई सब में पूछा जाता है, सब कंपटीशन पूछा जाता है इस पर, है ना। लोग कंफ्यूज हो जाता है, नहीं तो क्या जाता है, यदि भी आई ग्राफ है तो स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। यदि 2-3 को ग्राफ रहेगा है ना, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नहीं, यदि आई भी है तो यहाँ पर स्लोप क्या देता है, आई भी ग्राफ का स्लोप कंडक्टेंस देता है ना। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। नहीं, यहाँ सॉरी, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। नहीं, कंडक्टेंस तो पता ही है, कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, हो गया। अब जरा हम प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है, ओम्स लॉ को प्रूफ कर रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा हम प्रूफ करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। देखिए किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। वैसे लॉ का प्रूफ तो नहीं है लेकिन फिर भी निकाल देते हैं आपको, है ना। V=IR, देखिए प्रूफ। है ना, ध्यान दे, देखिए कैसे प्रूफ करें। जैसे यही कंडक्टर है एक, ये कंडक्टर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लंबाई इसका L है। मैंने इसके इंड के क्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। कुछ इस तरह से कंडक्टर है ना। करंट कितना फ्लो करता है, पॉजिटिव से फ्लो करता है इस तरह से, निगेटिव देके आ जाता है। नहीं तो कहना है लेट ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L having area of cross section A and V is potential difference across ends of conductor, है ना। क्या बोला, एक कंडक्टर है, एक वायर है ना, जिसका लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और V जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके, इस कंडक्टर के इंड का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। I जो है I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं वी नो, पीछे से जानते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेलोसिटी और करंट रिलेशन देखा था नहीं, I याद कीजिए NEAVD, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये चीज बोला था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम देता है सब जगह, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, NEAVD को क्या लेते हैं, डायरेक्ट वेलोसिटी को E कितना m, जहाँ पर E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी है तो कुछ फील्ड होगा इसका, नहीं E τ/m,
नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हाईएस्ट लोअर। चलिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा नहीं। अब देखिए क्या करना है, एन ई, ठीक है, एन ई ए, फिर ई, या ई को ई स्क्वायर कर दीजिए, ई स्क्वायर। अब ई को ऐसे लिख दे, ई को देखिए दोनों कंडक्टर के बीच का लंबाई कितना है, एल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, ई एल, वी बराबर ई डी, या ई बराबर क्या कहेंगे, वी बटे एल, ऐसा हम जानते हैं नहीं। ई की जगह क्या लिख दीजिए, वोल्टेज के टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वी बटे कितना हो जाएगा, एल, और नीचे एम है और फिर टाउ है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ वी बटे कितना मिलेगा, एम एल मिलेगा, एम एल। चलिए अब यहाँ से क्या होगा पता है, ये जो हमारा है ना, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, कहना है भी जो हो जाएगा हमारा, ये क्या मिल गया, आर, या यहाँ भी लिख दीजिए, तो भी बराबर भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको आप क्या कर दीजिए पता है, ऊपर लेके चल जाए नहीं, तो मिलेगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, ऐसा हो गया। इंटू क्या मिलेगा ये हमारा, इंटू क्या मिलेगा, ये आई मिल जाएगा नहीं। अब जरा समझिए क्या है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल का मतलब लेंथ, ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो क्या लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, तो लेंथ कांस्टेंट है, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या है, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, है ना, तो लेंथ भी चेंज नहीं करना है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल जो है उसको भी चेंज नहीं करना है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी चेंज नहीं करना है, टाउ भी चेंज मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है, टाउ का मतलब टेम्परेचर इनडायरेक्ट रूप से, ए का मतलब एरिया भी नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज करना है ओम्स लॉ में। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। तो ऐसा लिख दे, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट इनटू क्या बोलेंगे, आई बोल देंगे, है ना। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते पता है, इसी को क्या बोलते हम लोग, क्या बोलते इसको, आर कहते हैं नहीं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या, यही कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, देखा था, हटाते हैं तो आर हो गया, ये क्या मिल गया, आर नहीं, या हम क्या कहेंगे, भी बराबर क्या बोलते हैं, आई आर, ठीक है, ये हो गया हमारा। या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका कहेंगे बताइए, बराबर के साइन को हटाएंगे तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, आई का हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यही है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ओम्स लॉ इन क्या है, स्केलर फॉर्म नहीं, क्योंकि वोल्टेज स्केलर है, आई स्केलर है, रेजिस्टेंस स्केलर है, इसलिए इसको बोलते हैं ओम्स लॉ इन क्या, स्केलर फॉर्म नहीं, हाँ, जहाँ पे आर क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, बस हो गया प्रूफ, ठीक है, आर कांस्टेंट है, यही तो निकालना आ गया ना, भी बराबर आई आर, जो कांस्टेंट आता है वही तो रेजिस्टेंस का आता है ओम्स लॉ में नहीं, है ना, तो बस हो गया। चलिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देगा। तो भी इक्वल टू आई आर क्या है, स्केलर फॉर्म, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, सब स्केलर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म में। अब एक होता है कूलम्ब, सॉरी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, उसको देखिए क्या है, मिटा देते हैं। इसको हम लोग आर बोले थे ना, आर बोला गया था, इसको पहले बोले थे। तो कहने का मतलब क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पर लिख दीजिए, बगल में लिख देना है, आर जो बोला है वो किसको बोला है, एम एल स्क्वायर बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ इंटू, इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, बगल में लिख देना है आर, आर रखा है तो मतलब किसको रखा है, इस कांस्टेंट को हमने आर बोल दिया है। चलिए थोड़ा वेक्टर फॉर्म में किस तरह का होता है ओम्स लॉ, इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो कहना है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ नहीं, वी नो, बस कुछ नहीं है, क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी टी होता है। चलिए
वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो जे बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी आई बटे ए होता है, नहीं तो यहाँ से आई कितना है, NeAVT बटे कितना बोलेंगे यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिला NeVT है ना, ये क्या मिला हमारा जे। चलिए हो जाएगा Ne और VD की जगह क्या बोलेंगे ई टाउ बटे कितना बोल दिया जाएगा m, नहीं तो यहाँ से क्या निकलेगा पता है, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, हो जाएगा Ne स्क्वायर टाउ बटे कितना हो जाएगा m, हो गया। चलिए ये निकल गया हमारा। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये क्या मिला हमारा E मिल गया है ना, ये क्या मिल गया जे मिला करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी जे मिल गया। अब जरा यहाँ से ध्यान दिया जाए क्या है, ये क्या होता है बोलिए, ये तो रहता है रजिस्टिविटी है नहीं क्या ये रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो इस तरह कैसे बोल दे क्या इसको क्या देखा था मैंने, रो जो देखा था रो वो कितना होता है m बटे कितना होता है m बटे Ne स्क्वायर टाउ, देखा था ना रो बराबर m बटे Ne स्क्वायर टाउ, नहीं तो इसको पलटी मार दीजिए तो 1 बटे कितना हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा बोलिए Ne स्क्वायर टाउ बटे कितना हो जाएगा m। तो यहाँ पर Ne स्क्वायर बटे टाउ है ना, टाउ बटे कितना m। तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे पता है, इस चीज को यही चीज तो है तो 1 बटे रो लिख देंगे इसको, नहीं तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा जे बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा रो हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, नहीं है तो यहाँ से जो बोल दिया जाए जे बराबर और 1 बटे रो को क्या बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, नहीं कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सिग्मा, पढ़ा था कंडक्टिविटी 1 बटे रो को सिग्मा कहते हैं। और ये क्या मिला ई मिल गया, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, वेक्टर के फॉर्म में लिखना लिख दीजिए, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर होता है सिग्मा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दीजिए इस तरह से है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग ये क्या ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी रिलेशन बढ़िया है ना, बोलेगा ओम्स लॉ को 2 नंबर पूछ देगा आपको, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो जे बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू ई होता है, नहीं जहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या होता है कंडक्टिविटी है ना, सिग्मा क्या है ये कंडक्टिविटी है ना, जे क्या है करेंट डेंसिटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो ये वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर होता है, ये स्केलर है, स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है वेक्टर, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना। बस ये कहानी है आपका। कुछ और चीज देखेंगे, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ सब देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें, याद रखिएगा है ना, जे बराबर सिग्मा इंटू ई है ना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए बताइए तो इसको कौन सा ऑप्शन सही है ना। देखिए यहाँ पर क्या है V और I ग्राफ है, यहाँ V यहाँ पर I, नहीं 2 मेटलिक वायर है ना, जिसका रेजिस्टेंस दिया है R1 R2, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा जिसका रेजिस्टेंस R2 है ना। तो बोलता बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है ना, कि बराबर है क्या है वही देखें, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एक चीज़ बता दिया था मैं, नहीं यदि VI ग्राफ है तो VI ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो क्या होता है रेजिस्टेंस के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है रेजिस्टेंस का, निकाला था VI जो होता है, नहीं है मतलब क्या होगा यहाँ पे जिसका स्लोप ज़्यादा होगा VI ग्राफ में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा, स्लोप किसका ज़्यादा होगा बोलिए है ना। ये मान लेते हैं θ1 है और ये थीटा क्या है, ये θ2 है, नहीं तो पहला का है ना स्लोप जो होगा है ना, स्लोप किसका होगा m1 जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा बोलिए m2 हो जाएगा, सॉरी m2 होगा। ये स्लोप, इसका स्लोप क्या है ज़्यादा है, tan θ2 का इसका ज़्यादा होगा, इसका स्लोप क्या है कम है, इतना ही है, ठीक है इतना ही स्लोप इसका ज़्यादा है, नहीं तो कहेंगे स्लोप जो होगा दूसरा का m2 इसका वह ग्रेटर देन है किससे ग्रेटर देन है, तो m1 से, पहला वाला के स्लोप से क्या है इसका ज़्यादा स्लोप है, नहीं तो जिसका स्लोप होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा, तो इसीलिए दूसरा का स्लोप ज़्यादा है, मतलब दूसरा का रेजिस्टेंस कितना है R2 है ना, R2 है दूसरा का, तो
तो R2 ग्रेटर देन क्या बोलेंगे R1, नहीं बस जो ऑप्शन है टिक लगा दीजिए। R2 ग्रेटर देन R1, द R1 छोटा है R2 से, तो देखिए तो R1 छोटा है R2 से, है ना, यही सही हो जाएगा। हो गया। चलिए इसमें क्या होगा बोलिए जरा, इसमें क्या होगा? यहाँ तो IV ग्राफ है, नहीं IV ग्राफ, तो इसका एंगल मान लेते हैं θ1, है ना, इसका एंगल क्या बोलते हैं θ2, नहीं तो स्लोप किसका ज़्यादा है बोलिए, स्लोप किसका ज़्यादा है? तो स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा स्लोप है, नहीं M2 ग्रेटर देन क्या है M1, इसका ज़्यादा इसका कम है। हम जानते हैं स्लोप जो होता है, स्लोप इसमें इस ग्राफ में स्लोप जो होता है ना, किसमें IV ग्राफ में, वह M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, G का, कंडक्टेंस का, नहीं जिसका कंडक्टेंस स्लोप ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, नहीं तो कहेंगे सिग्मा जो होगा 2 का दूसरा वाला का वो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, किससे 1 वाला से, सॉरी सिग्मा होता है कि G होता है, G होता है ना, G2 जो होगा वो, है ना, इसका कंडक्टेंस इससे क्या होगा कम होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पर G1 कहा जाएगा, नहीं। अब बताइए ये तो G के टर्म में तो है नहीं, ये तो R के टर्म में है ना, है तो हम जानते हैं, नहीं कंडक्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, नहीं तो G2 मतलब इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलिए, कंडक्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, नहीं इसका मतलब जो हो जाएगा ये उल्टा होता है ना, तो ये कम हो जाएगा और ये क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं क्योंकि जिसका G कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, है ना, और जिसका, है ना, मतलब G क्या होता है इन्वर्सली किसका होता है R का होता है, नहीं ऐसा होता है, ठीक है, जिसका G ज़्यादा उसका ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है उल्टा हो जाएगा, है ना, कहने का मतलब G2 जो हो, सॉरी G2 नहीं R2 जो होगा R2 वो क्या हो जाएगा R2 बड़ा हो जाएगा, R2 छोटा हो जाएगा किससे R1 से, नहीं कंडक्टेंस, अरे जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा है ना, कंडक्टेंस ज़्यादा है किससे, इससे, कंडक्टेंस ज़्यादा है इससे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, मतलब G2 है तो R2 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किससे R1 से, तो R2 कम होगा R1 से, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, R2 कम होगा R1 से, है ना, तो R2 कम है R1 से, तो ऐसा बोल दीजिए यही R1 बड़ा है R2 कम, ये ऑप्शन हो जाए, है ना, तो इस तरह से देखना है, ठीक है। यदि IV कर्व है तो कंडक्टेंस देख लेना है, और कंडक्टेंस हम जानते हैं कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, है ना, तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए इसका बताइए, ये पूछा हुआ सवाल है ना, यहाँ करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है, दो मेटलिक वायर है जिसका, है ना, टेम्परेचर दिया है, एक का टेम्परेचर है T1, दूसरा का है टेम्परेचर कितना T2, तो बोलता है कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, T1 बड़ा होगा T2 बड़ा होगा, नहीं, चलिए बताइए, देखिए क्या करना है। जैसे IV ग्राफ है तो हम जानते हैं IV ग्राफ में यहाँ आ यहाँ नहीं, है ना, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, नहीं तो इसका स्लोप ज़्यादा है ना, यहाँ से स्लोप लेंगे इसका ज़्यादा है, तो कंडक्टेंस इसका क्या होगा ज़्यादा, इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना होगा बोलिए, है ना, रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, है ना, इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसे, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है, स्लोप मतलब क्या है कितना ढलान है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा, तो IV ग्राफ में क्या होता है कंडक्टेंस ज़्यादा, है ना, तो कंडक्टेंस ज़्यादा, इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसका कंडक्टेंस कम है, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है इसका कम है, नहीं तो कंडक्टेंस से तो मतलब नहीं, हमको आना है फाइनली टेम्परेचर पे, नहीं तो कंडक्टेंस से रेजिस्टेंस में चलते हैं, रेजिस्टेंस से टेम्परेचर में चलेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा, नहीं क्योंकि टेम्परेचर के टर्म में है, तो कंडक्टेंस इसका ज़्यादा इसका कम, तो रेजिस्टेंस का बात करेंगे, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना बोलेंगे R1 हो जाए, इसका रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे R2, इसका रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे R1, नहीं इसका बोलेंगे G1, इसका बोलेंगे G2, नहीं तो देखिए G1 बड़ा है, G2 कंडक्टेंस छोटा है, ठीक है,
लेकिन हम रेजिस्टेंस के टर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो रेजिस्टेंस के टर्म में कहेंगे तो R1 क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसका कंडक्टेंस ज़्यादा, इसका कंडक्टेंस कम, तो जिसका कम कंडक्टेंस उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब R2 जो होगा ना बड़ा होगा किससे, R1 से। बुझा रहा है बात, हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है, G1 बड़ा है किससे, G2 से, है ना, तब उल्टा हो जाएगा, नहीं, अब क्या हो जाएगा, R2 बड़ा हो जाएगा R1 से, है ना। अब बताइए, हम जानते हैं यदि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, नहीं, है ना। तो बताइए, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नहीं, तो R2 बड़ा है तो T2 टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जिसका R2 बड़ा है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, नहीं, तो T2 जो हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं, T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, ये सही है ना, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। चलिए होमवर्क बना लीजिएगा, एक दो होमवर्क देते हैं, ठीक है, बिठा दें, चलिए बना लीजिएगा इसको होमवर्क, ठीक है। कल इससे आगे करेंगे ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर सब, है ना, उससे आगे कॉन्सेप्ट कल करेंगे, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, कौन सा सही है देख लीजिएगा, ठीक है, गुड बाय।